नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुद्रा, मनी के बारे में। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का प्रयोग क्या होता है, मुद्रा का हमारे जीवन में प्रभाव क्या होता है, मुद्रा आती कहाँ से है। हमने ये भी देखा कि मुद्रा क्यों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी सप्लाई किस तरह से इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करती है। ये समझने का प्रयास आज के हम वीडियो में करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ब्याज दरों को और महंगाई को प्रभावित करती है वो है मनी सप्लाई। ये जो मनी है ये सप्लाई कौन करता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो मुद्रा है, करेंसी नोट भी आप जैसे आम जीवन में कहते हैं, इसको सप्लाई सबसे पहले करता है आरबीआई। आरबीआई आपके पास में मुद्रा देता है, उसका प्रसार करता है, प्रचार करता है। आप कमाई करते हैं मुद्रा के रूप में, इनकम को प्राप्त करते हैं। वो जो नोट आप घर में लेके आते हैं उस पर गवर्नर साहब के दस्तखत होते हैं और वो आपसे कहते हैं कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये जो नोट आपके पास में आया है ये किसने सप्लाई किया है, इसकी पूर्ति किसने की है? आरबीआई ने पूर्ति की है। इस करेंसी नोट को जो आरबीआई बनाता है और बाज़ार में भेजता है उसको इकोनॉमिक्स के अंदर M0 कहा जाता है या बेस मनी कहा जाता है। ये बेस मनी आधार बनाती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि वहाँ पर कितना पैसा की पूर्ति होगी, कितने रुपए की पूर्ति होगी, कितनी मुद्रा की पूर्ति होगी। अब इस मुद्रा में से क्या होता है, जो करेंसी नोट्स आपको मिलते हैं, जब भी आपको प्राप्त होते हैं, कुछ हिस्सा आप अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा आप बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उसे डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा भी मनी सप्लाई के अंदर आता है, इसको M1 कहते हैं। पर M1 के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको आप बोलते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जहां आप कभी भी डिमांड करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास बेस मनी हुई, ये बेस मनी वो है जो कि आरबीआई ने बनाई। आपके पास में M1 हुआ, M1 वो है डिमांड डिपॉजिट्स, जो आपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा। इसके बाद में एक दूसरा पैसा है जो आप रखते हैं टाइम डिपॉजिट्स के अंदर। टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जहाँ पर बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा आप मर्जी हो तब नहीं निकाल सकते हैं, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपने एफडी किया, आपने 5 साल का एफडी किया, 3 साल का एफडी किया, 1 साल का एफडी किया, ये जो पैसा है जब इसको जोड़ दिया जाता है बेस मनी में और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट में, तो इसको M3 कहा जाता है। किसी भी समाज में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब भी मनी सप्लाई की बात होती है तो इस M3 की बात की जाती है। अब ये जो M3, ये जो टोटल क्वांटम ऑफ मनी है, इस टोटल क्वांटम ऑफ मनी को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसमें एक बात और आती है। मान लीजिए आपकी इकोनॉमी के अंदर जो बेस मनी है वो 100 रुपये है। इस 100 रुपये में से 50 रुपये आपने बैंक में जमा करा दिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो या डिपॉजिट्स के अंदर हो, पर 50 रुपये तो आपने अपने पास रख लिए। अब जब आपने 50 रुपये अपने पास में रख लिए और इस 50 रुपये को आपने खर्च किया, जब आपने खर्च किया तो मिस्टर बी की दुकान पे आपने जाके 50 रुपये का सामान खरीदा, ये 50 रुपये मिस्टर बी के पास चले गए। अब मिस्टर बी ने इस 50 रुपये का इस्तेमाल किया किसी और सामान को खरीदने के लिए, ये 50 रुपये मिस्टर सी के पास चले गए। मिस्टर सी ने शाम को घर जाते जाते इस 50 रुपये का किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, तो ये रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर डी को 50 रुपये चले गए। अब एक ही दिन में 4 ट्रांजेक्शन हुए 50 रुपये के, इकोनॉमी में 50 ही रुपये हैं, पर काम कितना हो गया? 200 रुपये का। ये 200 रुपये जो ट्रांजैक्शन हुए इसको आप जीडीपी कहते हैं। पर मनी सप्लाई कितनी हुई? ये मनी सप्लाई 50 रुपये नहीं है दोस्तों। इस मनी सप्लाई के अंदर एक और बात आती है कि कितनी बार इसका प्रसार हुआ, कितनी बार ये उपयोग में आई, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुई, कितनी वेग से मल्टीप्लाई हुई। इसको वेलोसिटी कहते हैं, मनी वेलोसिटी, कि एक पैसा बार बार कितनी बार समाज में उपयोग होता है। जो पैसा जितनी बार उपयोग होगा, जितना त्वरित गति से उपयोग होगा, जितना तेजी से, जितनी वेग के साथ में प्रयोग होगा, उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे आपको याद होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। मनी वेलोसिटी। पर ये मनी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे तय होता है, इस भेद को समझने के लिए हम एक दूसरी बात समझेंगे जिसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। पर बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मनी सप्लाई जब एक बार आरबीआई इस पैसे को बना देती है और बाज़ार में वितरित कर देती है, उसके बाद में उसके प्रचार पे उसको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है या नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर वो ये रेगुलेट नहीं करेगी तो महंगाई या ब्याज दरें हाथ से निकल जाएंगी
और हमारी इकोनॉमी के अंदर अजीब तरह की तकलीफ़ें पैदा आ सकती हैं, अजीब तरह की रुकावटें आ सकती हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब इस मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये पहला पक्ष हुआ जो कि करेंसी के साथ होता है। एक दूसरा पक्ष है, उस करेंसी का क्या होगा जो आपने बैंक में जमा करा दी, उससे नया पैसा बनता है। दोस्तों, बैंक भी पैसा बनाता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। हमने कहां से शुरू किया था? एक पैसा जो आरबीआई ने बनाया, जिसको आप बोलते हैं करेंसी नोट्स, और दूसरा पैसा M1 और M3 जो है वो क्या है? बैंक डिपॉजिट्स। बैंक भी डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, बैंक भी पैसा क्रिएट करता है, और बैंक जितना मर्जी पैसा क्रिएट कर सकता है। इस पे रेगुलेट करने का आरबीआई प्रयास करता है, जिसको हम मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशंस कहते हैं। वो हम आगे जाके अगले वीडियोस में बात करेंगे। अब इसको रेगुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना पैसा सप्लाई होगा, याद कीजिए महाबीर बिन तुगलक को, जिसने चमड़े के सिक्के बनवाए थे, जितना पैसा सप्लाई होगा उतना पैसे की, उतने रुपए की कीमत कम हो जाएगी, और जितने रुपए की कीमत कम हो जाएगी उतने महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, इसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो पैसा है ये ज़्यादा हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। पैसे की कीमत, रुपए की कीमत ब्याज होता है। ब्याज अगर कम हो गया तो लोग उधार ज़्यादा लेंगे, उधार ज़्यादा लेंगे तो खर्च ज़्यादा करेंगे, तो ब्याज दरों को प्रभावित करती है। तो ब्याज दरों को अगर नियंत्रित करना है तो मनी सप्लाई को प्रभावित करना है। तीसरा, मनी सप्लाई उधार और क्रेडिट को भी प्रभावित करती है। ये क्रेडिट बैंक बनाता है, क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन भी ये तय करता है कि किसी समाज में कितनी मनी सप्लाई होगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। जब भी इकोनॉमी को संतुलित करने के लिए ब्याज दरें, महंगाई और उधार, क्रेडिट को नियंत्रित करना होता है, तब आरबीआई मनी सप्लाई में उतार चढ़ाव करता है। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम ये भी समझें कि ये मनी सप्लाई को डिटरमाइन कैसे करता है और ये कैसे तय होती है, या इसको प्रभावित कौन करते हैं। हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी होगी, पैसे की आपूर्ति कितनी होगी, ये तय होता है करेंसी रेशियो से। करेंसी रेशियो का मतलब ये है कि जब आरबीआई के द्वारा कैश रिलीज़ किया गया या मुद्रा रिलीज़ की गई, इकोनॉमी के लोगों ने, हमारे देश के नागरिकों ने कितनी नकदी अपने पास रखी और बाकी कितना रुपया बैंक में जमा करा दिया। तो अगर 100 रुपया इकोनॉमी में है, उस 100 रुपये में से हम लोगों ने 40 रुपये नकद हमारे पास में रखे और 60 रुपये का डिपॉजिट जमा करा दिया, तो हम इसको बोलते हैं करेंसी रेशियो 40%। ये तय करता है कि मनी सप्लाई कितनी होगी। दूसरी बात, मनी सप्लाई कितनी होगी तय होता है इस बात से कि आरबीआई ने रिजर्व रेशियो कितना रखा है। रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंक में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया, बैंक आपसे डिपॉजिट लेता क्यों है? वो कोई धर्म का काम तो करता नहीं है, वो भी बिजनेस करता है, वो आपके पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता है, बैंकिंग से भी प्रॉफिट होते हैं, तो वो आगे लोन देता है। जब बैंक आगे लोन देता है तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा डिपॉजिट में है वो लोन पे चला गया। तो उस 60 रुपये में से कितना पैसा बैंक लोन दे सकता है ये आरबीआई तय करती है। उसको रिजर्व रखना पड़ता है, सारे का सारा डिपॉजिट वो लोन पे नहीं दे सकता है। तो 60 रुपया जो बैंक में डिपॉजिट हुआ, इसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपये, आरबीआई ने तय किया कि बैंक लोन नहीं दे सकता है, तो बैंक सिर्फ 50 रुपये लोन दे पाएगा। इसको बोलते हैं रिजर्व। ये रिजर्व तय करता है कि मनी सप्लाई कितनी होगी। जितना ज़्यादा रिजर्व होगा मनी सप्लाई उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा करेंसी रेशियो होगा उतनी मनी सप्लाई कम होगी। अब कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास में लोन देने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, अच्छे मौके नहीं होते हैं, तो बैंक पूरे 50 रुपये भी लोन पे नहीं देता है, वो 40 रुपये ही लोन पे देगा। तो 10 रुपये उसने कम दिए जितना वो दे सकता है उससे, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिजर्व या एक्सेस रिजर्व। ये एक्सेस रिजर्व भी तय करता है कि मनी सप्लाई कितनी होगी। अगर एक्सेस रिजर्व कम है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, और एक्सेस रिजर्व अगर ज़्यादा है तो मनी सप्लाई कम होगी। अब 3 बातें तय हो गई। पहला, आप अपने पास नकद कितना रखते हैं। दूसरा, बैंक अपने पास नकद कितना रखता है। अब बैंक ने भी अपने पास नकद रख लिया, आपने अपने पास नकद रख लिया, और बैंक ने 40 रुपया आगे लोन दे दिया। ये 40 रुपया भी नया पैसा बनाता है, मनी को क्रिएट करता है। ये कितना बनेगा, अब मनी सप्लाई कितनी होगी, ये तय कौन करेगा? ये तय करता है एक फैक्टर जिसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि वो पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हो गया वो मल्टीप्लाई कितना होता है। अगर ये मल्टीप्लाई 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिपॉजिट है उसका 10 टाइम्स पैसा क्रिएट होगा। अगर ये मनी मल्टीप्लायर 20% है तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज के अंदर जो पैसा है वो 5 गुना मल्टीप्लाई होगा।
मनी मल्टीप्लायर कितना है इसको गणना करना थोड़ा मुश्किल काम है, हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, पर हमारे समाज में कितना मनी मल्टीप्लायर है ये आरबीआई साइट में जाके आप पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आरबीआई आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में कितना मनी मल्टीप्लायर है। जो आंकड़ा मुझे याद आता है, आखिरी जो मैंने देखा था, करीब करीब 5 से कुछ ऊपर, 5.25 के आसपास मनी मल्टीप्लायर था। मान लीजिए हिंदुस्तान में मनी मल्टीप्लायर 5 है, तो ये कितनी मनी सप्लाई करता है, आइए इस बात को हम समझते हैं। दोबारा लौट के जाता हूं। 3 बातें तय करती है कि मनी मल्टीप्लाई से सप्लाई कितनी होगी। पहला, करेंसी रेशियो कितना है, दूसरा रिजर्व्स कितने हैं, और तीसरा मनी मल्टीप्लायर कितना है। अब इसमें 2 चीज़ें हमें मालूम है। मनी मल्टीप्लायर हिंदुस्तान में 5 है, रिजर्व रेशियो 4 है, 4%। आज की तारीख में हालिया कैश रिजर्व रेशियो हिंदुस्तान में 4% है, यानी 100 रुपये डिपॉजिट अगर बैंक के पास में है तो बैंक को 4 रुपये नकद आरबीआई के पास रखने होते हैं। शेष राशि एसएलआर के 19 रुपये भी आप निकाल दीजिए, वो भी रिजर्व है, तो 19 रुपये वो, 4 रुपये ये, 23 रुपये आप निकाल दीजिए, 77 रुपये बैंक लोन दे सकता है। अब ये 77 रुपये जो बैंक लोन देता है, इससे मनी सप्लाई कैसे घटती और बढ़ती, आइए हम समझते हैं। कल्पना करें कि आरबीआई कल इस सीआरआर को 0.25% से कम कर देता है, 0.25% से कम कर देता है। 0.25% से कम करने का मतलब है कि सीआरआर 4% से गिर के 0.25% हो गया, 25 बेसिस पॉइंट, 0.25% सीआरआर कम हो गया, तो बैंकों को जितना भी डिपॉजिट है उसमें से 0.25% अतिरिक्त मिल गया लोन देने के लिए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीब करीब लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट हैं। इस 100 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट के सामने बैंकों को 4 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखने होते हैं, जिसको रिजर्व रेशियो कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। और इस 4% को, 4 लाख को आरबीआई ने कम करके 0.25 कर दिया। इसका मतलब 25,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास बच गए लोन देने के लिए। अभी अभी मैंने आपसे कहा हिंदुस्तान का मनी मल्टीप्लायर है 5, तो ये 25,000 करोड़ रुपया आने वाले समय में इनकम वेलोसिटी और मल्टीप्लायर की वजह से 5 बार मल्टीप्लाई होगा। मतलब यह है कि हिंदुस्तान में अगर आरबीआई 0.25% से सीआरआर कम करती है तो 25,000 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं। 25,000 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं तो मल्टीप्लायर 5 है, गुणा 5, 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमी में रिलीज होते हैं। देखा आपने, है मैजिक, है जादू की बात। दोस्तों, मनी सप्लाई में बैंक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये जो मनी मल्टीप्लायर है, अगर ये बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए तो ये इंटरेस्ट रेट्स को प्रभावित करती हैं, उसको कम करती हैं। ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया। ये उधार को बढ़ाती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया। ये खर्चों को बढ़ाती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया। ये प्रोडक्शन को बढ़ाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, पर ये इन्फ्लेशन भी बढ़ाती है। इसलिए इस मनी सप्लाई को आरबीआई नियंत्रित करती है। इस मनी सप्लाई को बदलने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। या तो रिजर्व रेशियो को बदल सकते हैं, या करेंसी रेशियो बदल सकते हैं, जो हम नहीं बदलते, समाज बदलता है, या एक्सेस रिजर्व अगर कम होते हैं तो इस मनी सप्लाई को प्रभावित किया जा सकता है। इस मनी सप्लाई को विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे अद्भुत बात है जो ब्याज दरों और महंगाई को प्रभावित करती हैं। आज इतना ही। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मनी सप्लाई किस तरह से इन्फ्लेशन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।